नमस्कार। आज हम मानव मस्तिष्क की काफी दिलचस्प और हाँ जटिल दुनिया में उतर रहे हैं। जी। हमारे पास जॉन मेडिना की जानी मानी किताब ब्रेन रूल्स का एक हिंदी सारांश है और इसी के जरिए हम समझने की कोशिश करेंगे कि हमारा दिमाग असल में कैसे काम करता है। कम से कम उसके कुछ बुनियादी नियम क्या है ना। हाँ बिल्कुल। तो ये जो सारांश है इसका मकसद यही है कि दिमाग के काम करने के तरीकों को आसान भाषा में समझाया जाए, ताकि हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में, अपने काम में और सीखने के तरीकों में कुछ सुधार ला सकें। जी। तो आज हमारी पड़ताल का मिशन क्या है? मिशन है इन 12 दिमागी नियमों को समझना जो इस सारांश में दिए गए हैं, और देखना कि इनसे सीखने, काम करने और जीने के लिए वाकई में क्या काम के सबक मिलते हैं। हाँ, कौन सी प्रैक्टिकल बातें निकल कर आती हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। ये अपने आप में काफी मजेदार है ना कि हम उसी चीज के बारे में बात कर रहे हैं जो हमें सोचने समझने में मदद करती है। और हम उसके बारे में कितना कम जानते हैं। बिल्कुल, अक्सर हम इसके काम करने के तरीकों से बिल्कुल अनजान होते हैं। ये सारांश उन बेसिक प्रिंसिपल्स पर रोशनी डालता है जो हमारे दिमागी कामकाज को चलाते हैं। और पहला ही नियम वो थोड़ा चौंकाने वाला है। बात दिमाग की हो रही है, लेकिन शुरुआत शरीर से। नियम नंबर 1 है व्यायाम, एक्सरसाइज। सारांश कहता है कि रोजाना फिजिकल कसरत करने से दिमागी क्षमता, खासकर फोकस करने की ताकत वो बढ़ती है। ये थोड़ा अजीब नहीं लगता कि दिमाग तेज करने के लिए दौड़ना पड़े? अजीब लग सकता है शुरू में, पर ये शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के बीच जो गहरा कनेक्शन है उसको दिखाता है। अच्छा। हाँ, दिमाग कोई अलग थलग चीज नहीं है जो बस खोपड़ी में रखी हो, वो शरीर का हिस्सा है। जब हम कसरत करते हैं तो दिमाग में ब्लड फ्लो बढ़ता है, ऑक्सीजन ज्यादा पहुंचती है और ऐसे केमिकल्स निकलते हैं जो सीखने और याददाश्त के लिए फायदेमंद है। ये एक तरह से दिमाग का खाना है। वाह, ये तो सोचने का बिल्कुल नया तरीका है। दिमाग को खाना खिलाने के लिए हिलना डुलना जरूरी है। जी। ठीक है। अगला नियम है जीवित रहना, सर्वाइवल। सारांश बताता है कि हमारा दिमाग मूल रूप से जिंदा रहने के लिए बना है। बिल्कुल, एवोल्यूशन का नतीजा है। ये हमेशा प्रॉब्लम सॉल्व करने, खतरों को पहचानने और माहौल के हिसाब से क्या कहते हैं ढलने की कोशिश में लगा रहता है। मतलब आज भी हमारा दिमाग वो पुराने जंगल वाले मोड में है। काफी हद तक। हाँ। हमारी जो बेसिक दिमागी बनावट है वो लाखों सालों के विकास का नतीजा है, जहाँ खतरा और जिंदा रहने की जद्दोजहद ही सब कुछ थी। आज खतरे बदल गए, अब शेर का डर नहीं, शायद बॉस की डेडलाइन का तनाव है। सही बात है। लेकिन जो दिमाग का रिस्पॉन्स सिस्टम है वो काफी हद तक वैसा ही है। वो लगातार जानकारी को स्कैन करता रहता है। क्या ये मेरे लिए जरूरी है? खतरा तो नहीं? क्या इससे मुझे कुछ फायदा होगा? और इसी से जुड़ा है तीसरा नियम जो मुझे लगता है बहुत ही महत्वपूर्ण है, तार जाल। हाँ, ये बहुत जरूरी है। ये कहता है कि हर इंसान का दिमाग अनोखा है, उसकी वायरिंग, उसके कनेक्शंस अलग है। बिल्कुल। इसका मतलब हुआ कि हम सब दुनिया को और जानकारी को थोड़े अलग तरीके से प्रोसेस करते हैं, है ना? हाँ, और इसी वजह से सीखने और सिखाने में वो वन साइज फिट्स ऑल वाला तरीका काम नहीं करता। अच्छा। हमारी पढ़ाई, हमारे अनुभव, यहाँ तक कि हमारे जीन्स भी, ये सब मिलकर हमारे दिमागी कनेक्शन बनाते हैं। इसलिए तो कोई देखकर बेहतर सीखता है, कोई सुनकर, कोई कुछ करके। ये दिखाता है कि हमें व्यक्तिगत अंतरों का सम्मान करना चाहिए, चाहे स्कूल हो या ऑफिस। हाँ, ये एक ही लाठी से सबको हाँकने वाली सोच पर सवाल उठाता है। अब आते हैं ध्यान और याददाश्त पर। यहाँ मामला और दिलचस्प हो जाता है। चौथा नियम, ध्यान, अटेंशन। जी। सारांश साफ कहता है कि दिमाग एक बार में असल में एक ही चीज पर ठीक से ध्यान दे सकता है। तो ये जो मल्टीटास्किंग का इतना शोर है, हाँ, जिसे आजकल बहुत प्रोडक्टिव माना जाता है, क्या वो सिर्फ एक छलावा है? एक बहुत बड़ा छलावा। और ये सारांश इसी मिथक को तोड़ता है। जिसे हम मल्टीटास्किंग कहते हैं, वो असल में दिमाग का एक काम से दूसरे पर तेजी से कूदना है। अच्छा, टास्क स्विचिंग। बिल्कुल, टास्क स्विचिंग। और हर बार स्विच करने में दिमागी एनर्जी लगती है, फोकस टूटता है, गलतियों की गुंजाइश बढ़ जाती है। ये ना सिर्फ कम असरदार है, बल्कि थकाने वाला भी ज्यादा है। ये तो आंखें खोलने वाली बात है। आज की दुनिया में तो लगता है जैसे 10 काम एक साथ करना ही सफलता है। और याददाश्त के बारे में क्या? 5वां और छठा नियम, अल्पकालिक स्मृति, शॉर्ट टर्म मेमोरी, जहां जानकारी कुछ सेकंड्स या मिनटों के लिए रहती है। हाँ, आप इसे दिमाग का वेटिंग रूम समझ सकते हैं। जानकारी यहाँ आती है, थोड़ी देर इंतजार करती है। अच्छा। अगर ये जरूरी नहीं लगी या इस पर ध्यान नहीं दिया तो ये बाहर।
इसकी कैपेसिटी बहुत लिमिटेड है। जैसे अभी सुना हुआ फोन नंबर शायद कुछ सेकंड्स याद रहें, बिना दोहराए वो गायब। सही। और फिर आती है दीर्घकालिक स्मृति, लॉन्ग टर्म मेमोरी, छठा नियम। ये वो जगह है जहां जानकारी लंबे समय तक स्टोर होती है। ठीक, जिंदगी भर के लिए भी। सारांश कहता है कि ये दोहराने से, अभ्यास से और अनुभव को कोई मतलब देने से बनती है। बिल्कुल। शॉर्ट टर्म से लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाना ये एक एक्टिव प्रोसेस है, सिर्फ सुनने या पढ़ने से नहीं होता। अच्छा, मतलब मेहनत लगती है। हाँ, उसे दोहराना पड़ता है, उसके बारे में सोचना पड़ता है, उसे पुरानी जानकारी से जोड़ना पड़ता है, उसे इस्तेमाल करना पड़ता है। जितना ज्यादा हम जानकारी के साथ इंटरैक्ट करते हैं, उतनी ही मजबूत मेमोरी कनेक्शन बनते हैं। जैसे कोई कच्चा रास्ता बार बार इस्तेमाल करने से पक्का हो जाता है। तो याद रखने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, सिर्फ बैठे बैठे जानकारी लेने से काम नहीं चलेगा। नहीं। अच्छा, अब आते हैं हमारे दिमाग की ओवरऑल सेहत पर। 7वां नियम है नींद। बहुत जरूरी। सारांश जोर देता है कि अच्छी और पूरी नींद दिमाग की फंक्शनिंग, सीखने और याद रखने के लिए बेहद जरूरी है। हम अक्सर नींद को कम आंकते हैं ना? बहुत ज्यादा। हम सोचते हैं नींद बस शरीर के लिए है, लेकिन उस वक्त दिमाग असल में बहुत बिजी होता है। क्या करता है वो? वो दिन भर की जानकारी को प्रोसेस करता है, यादों को मजबूत करता है और जो गैर जरूरी जानकारी है उसे साफ करता है। नींद की कमी सीधे हमारी एकाग्रता, फैसले लेने की क्षमता, क्रिएटिविटी, इन सब पर असर डालती है। ये कोई लग्जरी नहीं है, ये बेसिक जरूरत है दिमागी परफॉर्मेंस के लिए। और नींद का ही दूसरा पहलू है तनाव। 8वां नियम। हाँ, ये भी उतना ही अहम है। सारांश कहता है कि थोड़ा बहुत तनाव तो ठीक है, शायद मोटिवेट भी करे, लेकिन लंबा या बहुत ज्यादा तनाव वो दिमाग के लिए जहर जैसा है। बिल्कुल, ये सीखने और याददाश्त को बुरी तरह नुकसान पहुंचाता है। क्यों? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब बहुत ज्यादा तनाव होता है तो शरीर लड़ो या भागो वाले मोड में चला जाता है। एड्रेनलिन, कॉर्टिसोल जैसे हार्मोन निकलते हैं। थोड़े समय के लिए तो ये फोकस करने में मदद कर सकते हैं, लेकिन जब तनाव लगातार बना रहता है तो ये हार्मोन दिमाग के उन हिस्सों को डैमेज कर सकते हैं जो सीखने और याददाश्त के लिए जरूरी हैं। जैसे हिप्पोकैम्पस, ये हमारी सोचने समझने की क्षमता को भी कम कर देता है। तो नींद और तनाव, ये दोनों हमारी मेंटल स्टेट के बड़े कंट्रोलर हैं। इन पर ध्यान देना सिर्फ अच्छा फील करने के लिए नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये दिमाग को सही ढंग से काम करवाने के लिए ही जरूरी है। ये हमारी आंतरिक स्थिति बनाते हैं। अगर ये ठीक नहीं तो बाकी सब गड़बड़। सही कहा। अच्छा, अब बात करते हैं कि हम जानकारी लेते कैसे हैं। 9वां नियम है इंद्रियां, सेंसरी इंटीग्रेशन। ये कहता है कि हमारा दिमाग तब सबसे अच्छा सीखता है जब जानकारी एक से ज्यादा सेंस ऑर्गन से मिलती है। मतलब सिर्फ पढ़ना नहीं, देखना, सुनना, शायद महसूस करना भी। हाँ, हमारा दिमाग दुनिया को समझने के लिए सभी इंद्रियों का इस्तेमाल करता है। जब कोई जानकारी कई चैनलों से आती है, जैसे आपने कुछ पढ़ा, उसकी तस्वीर देखी और उसके बारे में सुना भी, तो दिमाग में उसके लिए ज्यादा मजबूत और इंटरकनेक्टेड रास्ते बनते हैं। वो जानकारी ज्यादा यादगार बन जाती है, आसानी से समझ आती है। और इसी से जुड़ा है 10वां नियम, जो मुझे हमेशा से बहुत फैसिनेटिंग लगा है, दृष्टि, विजन। हाँ, ये सबसे पावरफुल है। सारांश कहता है कि सभी इंद्रियों में विजन सबसे ज्यादा प्रभावी है। विजुअल जानकारी, तस्वीरें, चार्ट्स, वीडियो दिमाग पर सबसे गहरा असर छोड़ती हैं। बिल्कुल, मानव मस्तिष्क का एक बहुत बड़ा हिस्सा सिर्फ विजुअल प्रोसेसिंग के लिए ही है। हम पैदाइशी विजुअल प्राणी हैं, इसीलिए कहते हैं एक तस्वीर 1000 शब्दों के बराबर है। हाँ, सीखने और सिखाने में इसका बहुत बड़ा रोल है। सिर्फ टेक्स्ट देने के बजाय उसे विजुअल चीजों के साथ दिखाना, जैसे डायग्राम, माइंड मैप्स, समझ और याद रखने की क्षमता को कई गुना बढ़ा सकता है। तो मतलब पावर पॉइंट में सिर्फ बुलेट पॉइंट्स नहीं, अच्छी तस्वीरें डालना वाकई काम की चीज है। बिल्कुल काम की चीज है। 11वां नियम थोड़ा अलग है, लिंग, जेंडर। सारांश इसका जिक्र करता है कि पुरुष और महिला दिमाग में बनावट और शायद भावनात्मक प्रतिक्रिया के स्तर पर कुछ फर्क हो सकते हैं, पर ये इस पर ज्यादा डिटेल में नहीं जाता। हाँ, ये एक जटिल और अक्सर सेंसिटिव टॉपिक है। कुछ रिसर्च बताती है कि औसतन कुछ अंतर हो सकते हैं, लेकिन ये अंतर एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के बीच के अंतर से अक्सर बहुत छोटे होते हैं। अच्छा। और ये अंतर कहाँ से आते हैं, नेचर या नर्चर, ये भी एक बड़ी बहस है। सारांश इसे बस एक पॉइंट की तरह मेंशन करता है, शायद इसलिए कि व्यवहारिक तौर पर इससे कोई सीधा नियम बनाना मुश्किल है। ठीक है, यानी एक ऐसा एरिया है जिस पर और रिसर्च की जरूरत है। और अब आते हैं आखिरी 12वें नियम पर, जो मुझे बहुत इंस्पायरिंग लगता है, खोज,
एक्सप्लोरेशन। हाँ, ये बहुत पॉजिटिव है। ये नियम कहता है कि हम इंसान पैदाइशी खोज करता है, हमारा दिमाग नेचुरली जिज्ञासु है, नई चीजें सीखने, प्रयोग करने, दुनिया को समझने के लिए हमेशा उत्सुक रहता है। ये हमारे अंदर सीखने की एक बेसिक ड्राइव है। बचपन से ही हम सवाल पूछते हैं, चीजों को खोल कर देखते हैं, है ना? हाँ बिल्कुल। ये क्या है, ये कैसे काम करता है? वही, ये जिज्ञासा ही हमें जिंदगी भर सीखने और बदलने में मदद करती है। इस खोज की प्रवृत्ति को दबाना नहीं चाहिए, इसे बढ़ावा देना चाहिए। ये हमारे दिमागी स्वास्थ्य और विकास के लिए बहुत जरूरी है। तो ये थे वो 12 नियम। अब सवाल ये है कि इस सब जानकारी का हम करें क्या? मतलब रोज की जिंदगी में इसका क्या फायदा? हाँ, प्रैक्टिकल टेक अवे क्या है? सारांश कुछ मुख्य बातें बताता है जो इन नियमों से सीधे निकलती हैं। पहली तो यही कि अपने काम या पढ़ाई के दौरान रेगुलर ब्रेक लेना और थोड़ी फिजिकल एक्टिविटी करना फायदेमंद है। ये व्यायाम नियम से जुड़ता है कि हिलने डुलने से फोकस बढ़ता है, और ध्यान नियम से भी, क्योंकि ब्रेक हमारे थके हुए अटेंशन सिस्टम को रीसेट करते हैं। तो लगातार घंटों बैठे रहना उतना अच्छा नहीं है। शायद नहीं, प्रोडक्टिविटी के लिहाज से तो बिल्कुल नहीं। दूसरा सबक नींद और तनाव नियमों से। अच्छी नींद को प्रायोरिटी देना और तनाव कम करने के तरीके खोजना। हाँ, ये दिमाग को तेज रखने के लिए जरूरी है। ये सिर्फ वेलनेस की बातें नहीं है, ये सीधे सीधे हमारी सोचने समझने की क्षमता बढ़ाने वाली स्ट्रैटेजीज हैं। हो सकता है रात की अच्छी नींद अगली सुबह की मुश्किल मीटिंग की तैयारी से ज्यादा जरूरी हो। बिल्कुल हो सकता है। तीसरा, दृष्टि और इंद्रिया नियम हमें सिखाते हैं कि सीखने को असरदार बनाने के लिए विजुअल्स का इस्तेमाल करें। जी, चाहे आप सीख रहे हो या सिखा रहे हो, चार्ट, डायग्राम्स, तस्वीरें, माइंड मैप्स, ये जानकारी को ज्यादा दिलचस्प और यादगार बनाते हैं। सिर्फ टेक्स्ट पर निर्भर रहना मतलब दिमाग की एक बड़ी ताकत को अनदेखा करना है। सही कहा। और चौथा, स्मृति नियमों से जुड़ा सबक। चीजों को लंबे समय तक याद रखने के लिए सिर्फ एक बार पढ़ना या सुनना काफी नहीं है। नहीं, दोहराव, अभ्यास और जानकारी के साथ एक्टिवली जुड़ना जरूरी है। जैसे नोट्स बनाना, फिर उन्हें दोबारा पढ़ना। हाँ, या किसी और को समझाना, या उससे जुड़े सवाल हल करना। ये सब जानकारी को शॉर्ट टर्म से लॉन्ग टर्म मेमोरी में ले जाने में मदद करते हैं। कुल मिलाकर ये निष्कर्ष हमें दिखाते हैं कि ये दिमागी नियम सिर्फ किताबी बातें नहीं है, ये हमारे दिमाग के यूजर मैनुअल के कुछ पन्ने हैं। अच्छा, यूजर मैनुअल। हाँ, इन्हें समझकर हम अपने दिमाग की जो नेचुरल टेंडेंसीज हैं उनके साथ काम कर सकते हैं, उनके खिलाफ नहीं। उनके साथ काम करना, खिलाफ नहीं, ये अच्छी बात कही। बात यह है कि हम अपनी आदतों को, अपने सीखने के तरीकों को और यहाँ तक कि अपने काम करने के माहौल को इन नियमों के हिसाब से ढालें, ताकि हम ज्यादा असरदार बने और शायद ज्यादा खुश भी रह सकें। तो संक्षेप में कहें तो ब्रेन रूल्स का ये हिंदी सारांश हमें एक बहुत पावरफुल मैसेज देता है। अपने दिमाग को बेहतर समझकर हम बेहतर सीख सकते हैं, बेहतर काम कर सकते हैं और शायद एक बेहतर जिंदगी जी सकते हैं। जी, ये अपने अंदर जो सबसे शक्तिशाली टूल है हमारा दिमाग, उसका बेहतर इस्तेमाल करने की एक तरह से चाबी है। और ये हमें सोचने पर भी मजबूर करता है। अगर हम इन नियमों के बारे में जान जाएं, जागरूक हो जाएं, तो हमारी रोज की आदतें कैसे बदल सकती हैं? कोई व्यक्ति कोई नई स्किल सीखने के लिए अपने तरीके को कैसे बदल सकता है? क्या हम स्कूलों और ऑफिसों को दिमाग के लिए ज्यादा फ्रेंडली बना सकते हैं? ये बड़े सवाल है। और वो जो आखिरी नियम था, खोज, उसे ध्यान में रखते हुए हम अपनी बिजी और कभी-कभी बोरिंग लगने वाली रूटीन में भी अपनी नेचुरल जिज्ञासा को कैसे जिंदा रख सकते हैं और लगातार सीखते रहने के लिए खुद को कैसे मोटिवेट कर सकते हैं? हाँ, इन सवालों पर सोचना शायद हमारे दिमाग के लिए एक अच्छी कसरत होगी, है ना?